हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सभी नॉलेज शेयर करते हैं तथा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसके भी अपडेट हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल जोन यूट्यूब चैनल पर देते हैं। सीखने की इस श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा जो पावर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए लोग सीखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स हमने लास्ट वीडियो में पहले ही देखा हुआ था कि उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो क्रमशः लाइटनिंग अरेस्टर्स, सीटी, पीटी, पावर ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल, आइसोलेटर्स, बीपीए स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा वगैरह सब यूज़ होता है। बेसिकली आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखने वाले हैं। लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पे यूज़ होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ क्या होता है, उसकी लोकेशंस क्या होती है, वो कैसे काम करता है एक्सेट्रा हम अपने आने वाले सेशन में देखेंगे। फ्रेंड, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर जैसा कि इसके नाम में ही हमको जानने को मिलता है कि लाइटनिंग या सर्ज जो भी वोल्टेज होता है, सर्ज वोल्टेज या लाइटनिंग वोल्टेज, जो कि एक नॉर्मल सिस्टम वोल्टेज से काफ़ी और कई गुना ज़्यादा होता है, उसको अरेस्ट करने का काम लाइटनिंग अरेस्टर करता है। ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ क्या है, इसको यूज़ करने से फ़ायदा है क्या है? हमारे सिस्टम में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी इक्विपमेंट्स में इंसुलेशन यूज़ होता है। मोस्टली जैसा कि हम लोग देखें तो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर, उसके अंदर एच वी वाइंडिंग और एल वी वाइंडिंग, उसके बीच में इंसुलेशन यूज़ होता है, ठीक है। एल वी वाइंडिंग और कोर के बीच में जो है वो इंसुलेशन होता है। फिर एच वी वाइंडिंग और कोर के बीच में जो है वो इंसुलेशन यूज़ होता है। इसी तरीके से जो सी टी होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसके बीच में यूज़ होता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में जो है वो इंसुलेशन जो है वो यूज़ होता है। और उसके अलावा पीटी जो होता है उसके अंदर भी इंसुलेशन यूज़ होता है। जो जितने भी जगह पे इंसुलेशन यूज़ होते हैं, उन इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो इंसुलेशन एक लिमिट ऑफ वोल्टेज तक ही सिर्फ सस्टेन कर सकता है। अगर उस इंसुलेशन को उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर दिया गया तो वो इंसुलेशन फेल हो जाता है अल्टीमेटली। सपोज अगर किसी पावर ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल हो गया तो वो इंटरटर्न शॉर्ट करेगा और फाइनली पावर ट्रांसफार्मर जो है वो फेल हो जाएगा। कोई भी इक्विपमेंट का इंसुलेशन अगर उसके इंसुलेशन लेवल से उसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तब उसका इंसुलेशन फेल हो जाता है और अल्टीमेटली वो इक्विपमेंट भी फेल हो सकता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट या डैमेज हो सकता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो लाइटनिंग और सर्ज अरेस्टर यूज़ किया जाता है। इसीलिए सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर जिस इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है उसके जस्ट पहले ही यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर है जिसमें लाइटनिंग अरेस्टर बताया गया है, जहाँ पे कि ये पोर्सिलेन डिस्क है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है टॉप और बॉटम लेवल के बीच में। यहाँ पे हमारा कंडक्टर जो है वो लगा होता है, जिसके थ्रू पावर आगे आने वाले इक्विपमेंट्स में या सबस्टेशन में इन और आउट होता है, ठीक है। ये लाइटनिंग अरेस्टर की इंटरनल डिज़ाइनिंग बताई गई है, इंटरनल उसके अंदर क्या होता है वो बताया गया है। जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर में ये ब्लैक ब्लैक कलर के जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये ब्लॉक्स एक्चुअली मेटल ऑक्साइड ब्लॉक्स हैं। मेटल ऑक्साइड एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको एक सर्टेन लेवल तक अगर वोल्टेज मिला तो वो उस लेवल तक के वोल्टेज तक के लिए वो एक हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, मतलब उसमें से करंट पास नहीं होने देगा। लेकिन अगर कुछ सर्टेन लिमिट से वोल्टेज अगर बढ़ गया तो उस टाइम पे वो कंडक्शन की तरह बिहेव करेगा, वो कंडक्ट कर जाएगा, वो और जो उसमें से कोई भी करंट या कुछ भी पास किया जाए तो वो इजीली पास हो जाएगा। यही होता है हमारे लाइटनिंग के साथ। सपोज टू बी यहाँ पे एक कंडक्टर 66 केवी की लाइन या फिर कितने भी केवी की लाइन, 220 केवी की लाइन, 400 केवी की लाइन, जो भी लाइन है वो कनेक्ट की गई है और नॉर्मल वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है। जब तक नॉर्मल वोल्टेज पास होता है तब तक ये एक कंडक्टर की सॉरी इंसुलेटर की तरह या फिर हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा और इसमें से कोई भी करंट इन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी इस कंडक्टर पे, इस जगह पे कोई भी लाइटनिंग होगी, उस केस में यहाँ पे जो सिस्टम वोल्टेज है वो नॉर्मल ना होकर के
वो एक हाई लेवल पे चला जाएगा और सर्ज वोल्टेज बनेगा। जब वो सर्ज वोल्टेज यहाँ से आएगा यहाँ पे, तब उस केस में ये जो ब्लॉक्स हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और जीरो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेंगे। जीरो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है। जीरो रेजिस्टेंस मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। जो भी यहाँ पे अपीयर होगा, जो भी हाई के भी वोल्टेज सर्ज अपीयर होगा, वो सीधा यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्ट किया होता है एलए काउंटर और एलए काउंटर को किया होता है अर्थ। सो यहाँ से होते हुए एलए काउंटर में से होते हुए ये अर्थ में चला जाएगा। सो जो हैवी सर्ज वोल्टेज था उसको सिस्टम में जाने से इसने रोक लिया और जो भी इक्विपमेंट्स थे उनके इंसुलेशन को फेल होने से रोक लिया। सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि आगे लोकेशन क्या होता है। हाँ, उसके पहले ये जान लेते हैं कि अब इसमें और भी टाइप के जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 4-5 डिस्क है, तो ये जो है वो नॉर्मल, या तो हम कह सकते हैं कि 11 केवी तक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज हो गई, यहाँ पे भी इंक्रीज हो गई, तो ये जो है वो उससे ज़्यादा केवी के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ डिस्क और इंक्रीज हो गई, उसके साथ एक रिंग भी लग गई जिसको कि कोरोना रिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज होने पर एयर ब्रेकडाउन होने की जो प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड करने के लिए होता है बेसिकली। सो इसलिए यहाँ पे कोरोना रिंग का यूज़ होता है। सो इसमें देख रहे हैं आप नंबर ऑफ डिस्क भी है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हाई या तो 132 केवी या उससे 220 केवी या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज लेवल के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका लोकेशन बेसिकली कहाँ पे होता है। ओके, जैसे कि हमने देखा कि जो लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर होता है उसका काम होता है लाइटनिंग और सर्ज को ग्राउंड में डाइवर्ट करके जो उसके फर्दर उसके बाद में आने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके इंसुलेशन को फेलियर होने से बचाना। क्यों इंसुलेशन क्यों फेलियर होने से बचाना? क्योंकि जो जब भी हमारे सबस्टेशन में नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, सीटी होता है, पीटी होता है, एलए होता है, इन सभी के अंदर एक इंसुलेशन यूज होता है। सो इंसुलेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक के लिए ही कैपेबल होता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज उसको मिले तो इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकता है। सो अगर हम लोगों ने सर्ज को रोका नहीं या फिर लाइटनिंग सर्ज को रोका नहीं, तब वो इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है उसके अंदर पास होकर के। जो हैवी केवी उस ट्रांसफार्मर में से पास होगा, उस पीटी सीटी में से पास होगा, इन सभी में से पास होगा, तब वो उसके इंसुलेशन को ब्रेक डाउन कर देगा और प्रोबेबली उस इक्विपमेंट को फेल कर सकता है। सो इसीलिए लाइटनिंग रजिस्टर का यूज़ करके उसको बचाया जाता है। सो अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लाइटनिंग अरेस्टर की लोकेशन जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो है ये लाइटनिंग अरेस्टर है। सो बेसिकली इसको लोकेट किया गया है जस्ट पावर, हमारा जो सबस्टेशन है वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लाइन एंटर हो रही है, पावर यहाँ गैंट्री पे पावर इन हो रहा है उसके जस्ट पहले। और यहाँ पे जैसे कि टीआर है ट्रांसफार्मर, उसके भी जस्ट पहले यहाँ पे भी लगाया जाता है एलए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी इक्विपमेंट को या फिर जिस भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है उसके जस्ट पहले एलए को पोजीशन किया जाता है, ताकि उसके बाद कोई भी सर्च वहां से पास ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी लाइन जो है वो आ रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल 66 केवी का सप्लाई जब तक आएगा तब तक वो यहाँ पे एलए के थ्रू ग्राउंड नहीं होगा और यहाँ से यहाँ होकर के पास होकर के सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन जब भी इससे ज़्यादा केवी अपीयर होगा ड्यू टू हैवी लाइटनिंग, बिजली चमकने की वजह से या फिर बिजली गिरने की वजह से, या तो फिर कोई भी इक्विपमेंट जब हम लोग लाइन में इन करते हैं सबस्टेशन में, या फिर जब भी हम लोग कोई ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं या फिर जब भी कोई हम लाइन को चार्ज करते हैं, उस टाइम पे एक स्विचिंग सर्ज प्रोड्यूस होता है। वो स्विचिंग सर्ज जो है वो लाइन में ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, और अगर वो स्विचिंग सर्ज जो है वो इस नॉर्मल कीवी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर वो यहाँ से पास हो गया तो वो सभी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। इसीलिए उसको पहले ही ग्राउंड कर देना ज़रूरी है, इसलिए उसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये LA है, ये काउंटर है उसका, और ये काउंटर कुछ इस तरीके का दिखता है। LA काउंटर क्या होता है कि जितनी बार भी LA ने सर्च को या फिर लाइटनिंग सर्च को डाइवर्ट किया, वो यहाँ पे मेजर होता है। कि जैसे मान लो एक बार अगर उसके ऊपर बिजली गिरी या फिर सर्च आया, तो एक बार वहाँ पे वो काउंट 1 करेगा, सेकेंड टाइम हुआ तो +1 करके 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये जो है वो काउंटर बढ़ता जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लाइटनिंग अरेस्टर ने परफॉर्म किए। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रेंज ऑफ हेल्दीनेस बताता है उसकी। अगर आपका जो निडल वो इस रेंज में है, जो कि ग्रीन रेंज है, उसका मतलब है कि आपका जो LA है वो काफ़ी हेल्दी है। ठीक है। और जैसे जैसे उसके ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो डिटेरियोरेट होता जाएगा। उसके जो मेटल ऑक्साइड ब्लॉक्स हैं वो जो है वो डिग्रेड होते जाएंगे, और ये जो पोजीशन है निडल की, वो शिफ्ट होते होते ऐसे ऐसे करके वो रेड जोन में आ जाएगी। जब रेड जोन में आ जाएगी, उसका मतलब ये है कि अब आपका लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है। वो कभी भी फट सकता है या फिर कभी भी फेल हो सकता है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद ये लाइन से हमने यहाँ पे इसको लाइटनिंग अरेस्टर को कनेक्ट किया, लाइटनिंग अरेस्टर को यहाँ पे इससे कनेक्ट किया। ठीक है। अब उसके बाद जो बॉटम पार्ट है वो काउंटर के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसके बाद काउंटर जो है वो अर्थ किया होता है यहाँ से, सिस्टम के साथ अर्थ किया होता है। तब जब भी यहाँ पे हैवी सर्ज प्रोड्यूस होगा या फिर लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, तो उसकी वजह से जो हैवी वोल्टेज क्रिएट होगा वो यहाँ से डायरेक्टली ऐसे होकर के ग्राउंड होकर के थ्रू काउंटर होते हुए यहाँ पे से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। और काउंटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है और सिस्टम का जो इंसुलेशन है वो डैमेज होने से बच जाएगा। ओके। वर्किंग ऑफ एल ए हमने जैसे पहले ही देख लिया कि इसके अपर पार्ट में मेन कंडक्टर हमारा कनेक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू पावर फ्लो हो रहा है। ठीक है। और इसके लोअर पार्ट में वाया एल ए काउंटर जो हमने देखा, उसको उसके थ्रू इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा। जब भी हैवी सर्ज जो कि आइदर प्रोड्यूस हुआ होगा एक बिजली गिरने की वजह से, या तो लाइटनिंग की वजह से, या तो कोई हैवी इक्विपमेंट स्विच ऑन या स्विच ऑफ हुआ होगा, कोई भी लाइन स्विच ऑन या स्विच ऑफ हुई होगी, उसकी वजह से हैवी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा। वो जब यहाँ पे से पास होगा, तो उस टाइम ये मेटल ऑक्साइड ब्लॉक्स जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और वो कंडक्टर की तरफ बिहेव करने की वजह से यहाँ से जो करंट है वो यहाँ से पास होता हुआ, यहाँ से पास होता हुआ, यहाँ पे से यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली यही प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट बताई हुई है कि जो भी लाइन इन हो रही है सब स्टेशन में, उसको इन होने के पहले ही यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड कर दिया गया है, तीनों तीन फेज में। सो जब भी नॉर्मल नॉर्मल केवी ऑफ वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा, नॉर्मल सर्च पास हो रहा होगा, तब वो सिस्टम में होते हुए आगे पास हो जाएगा। अदरवाइज जब भी वो हैवी लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे से, या फिर कोई लाइन चार्ज होने की वजह से, इक्विपमेंट चार्ज होने की वजह से, जब कोई भी एक वो आएगा, इसमें सर्ज आएगा, वो जो सर्ज है वो इसके थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा लाइटनिंग रजिस्टर के बारे में। लाइटनिंग रजिस्टर क्या है, उसकी पोजीशन और उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, अंदर वो किस तरीके से दिखता है, और उसके अलग काउंटर वो किस लिए होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हमने लिस्ट आउट किए थे उनके बारे में वन बाय वन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।